नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज बात करने वाले उस अहम मुद्दे की जिसको लेकर के इस वक्त पूरे देश भर में चर्चाओं का बाजार इस वक्त गर्म है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में बीते कई दिनों से उथल पुथल जारी है। पहले भारत विरोधी उस्मान हादी की हत्या हुई, फिर बांग्लादेश के मेमन सिंह जिले में एक हिंदू दीपू चंद्र दास की इस्लामिक कट्टरपंथियों ने पहले पीट पीट कर हत्या की और फिर उसे पेड़ से लटकाकर जला दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया। और इन सब के बीच बांग्लादेश में बदलाव की एक उम्मीद दिखाई दे रही है, लेकिन इसी उम्मीद के बीच राजबाड़ी से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई है। दर्शकों, यूनुस के राज में उग्रवादियों ने एक और हिंदू युवक को नोच नोच कर मार डाला है। दीपू चंद्र दास के बाद अमृत मंडल उर्फ सम्राट को कुछ हैवानों ने दबोच लिया, उसके बाद पीट पीट कर हत्या उसकी कर दी गई। इस बार अपराधियों को इश्निंदा का या बहाना नहीं मिला तो नया आरोप इजाद कर लिया गया और भरे बाजार में 29 साल के युवक को तब तक लात घूसे से मारा गया जब तक उसका दम नहीं निकल गया। इस घटना में एक बार फिर से पुलिस किसी काम नहीं आई है। पुलिस यहां पर मूक दर्शक बनी रही और जो तस्वीरें सामने आई है वो दर्शकों कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बांग्लादेश की आवाम पूछ रही है कि वहां पर किस तरीके से जो ये किया जा रहा है, किस नियत से किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग कब तक होगी, अब डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं। यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं की लिंचिंग को लेकर के बड़ा सवाल यहाँ पर किया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की टारगेट किलिंग अभी भी जारी है। एक के बाद एक नए नए नाम सामने आ रहे हैं, चाहे दीपू चंद्र दास हो या अमृत मंडल हो। पहले दीपू चंद्र दास और अब अमृत मंडल का नाम सामने आ गया है। ये जो क्रम है, ये जो सिलसिला है, बदस्तूर जारी है। और ऐसे में अमृत मंडल को लेकर जानकारी कि भीड़ ने पीट पीट कर उसे मार डाला, तब तक मारा गया जब तक वो अधमरा नहीं हो गया, जब तक उसकी सांसें नहीं चली गई। यूनुस राज में हिंदुओं पर इसी तरीके से अत्याचार हो रहा है, इसी तरीके से बर्बरता हो रही है। बांग्लादेश में हत्या और भारत में आक्रोश देखने को मिल रहा है। गुस्सा जो है बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसका भारत में देखने को मिल रहा है। भारत की जनता अब सवाल खड़े कर रही है कि यहाँ पर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो किसकी शय पर हो रहा है। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद से लगातार खबरें सामने आ रही थी कि हिंदुओं पर अटैक अभी रुके नहीं है। उग्रवादी रात के अंधेरे में लोगों के घरों को बाहर से लॉक करके उनके घर में आग लगा रहे थे, लेकिन यूनुस के कान पर जू तक नहीं रहेंगी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या तारिक रहमान की वतन वापसी से हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार अब थमने वाला है? क्योंकि रहमान ढाका में अपने संबोधन में भरोसा देते हुए नजर आए कि बांग्लादेश के लिए उनके पास एक प्लान तैयार है, बांग्लादेश की बेहतरी के लिए प्लान तैयार है और ये देश सभी धर्म के लिए, सभी धर्म के लोगों के लिए है। और ऐसे में अब आपको जानकारी देते हैं कि बांग्लादेश में रहमान आखिर शांति लाने का प्रस्ताव जो लेकर आए हैं, जो पहल करने आए हैं, वो क्या कुछ है। तारिक रहमान का बयान, नया बांग्लादेश है बनाना। सीधे तौर पर रहमान ने कई दफा बांग्लादेश फर्स्ट को लेकर बात कही है, दिल्ली, पिंडी, इन तमाम चीजों को लेकर के जिक्र किया। अब देखिए, रहमान का ये वादा जो है, बांग्लादेश में सभी धर्मों को सुरक्षा दिया जाएगा। कहा जा रहा है कि हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान बराबरी से बांग्लादेश में होगा। रहमान का संबोधन, मेरे पास बांग्लादेश के लिए प्लान तैयार है, खाका तैयार है, जिससे बांग्लादेश की उभरती तस्वीर वो पेश करेंगे। बांग्लादेश फर्स्ट की नीति के साथ काम करेंगे। अब देखिए, रहमान ने जब ये बात कही है कि अभी भी कई शक्तिशाली शक्तियां जो है वो काम कर रही है, बांग्लादेश में जो हस्तक्षेप हो रहा है वो कहीं ना कहीं इन शक्तियों के द्वारा हो रहा है, डीप स्टेट्स के द्वारा हो रहा है, जो कि फायदा उठा रहे हैं। शक्तिशाली साजिशों के धैर्य और सावधानी बरती जाए, ये सीधे सीधे अलर्ट भी दिया है कि उनके बिल्कुल छलावों में नहीं जाना है, उनकी चीज़ों को ध्यान नहीं रखना है। बांग्लादेश को उभारना है, बांग्लादेश को पहले जैसा बनाना है और युवा पीढ़ी भविष्य में बांग्लादेश का नेतृत्व करेगी। तारिक रहमान कह रहे हैं। अब आप याद कीजिए, तारिक रहमान ये वही व्यक्ति है जो कि 2008 में लंदन भागे थे। सुरक्षित बांग्लादेश निर्माण की जरूरत है। अब सीधे तौर पर कह दिया गया है कि हर धर्म का व्यक्ति यहाँ पर सुरक्षित महसूस करे। इस
परिदृश्य से काम करना जरूरी है। साथ ही साथ रहमान जो शांति प्रस्ताव लेकर आए हैं उसमें यहाँ पर पूरी तरीके से कहा गया है कि पहले जो बांग्लादेश था यहाँ पर हर धर्म के व्यक्ति का सम्मान इक्वल अंदाज में किया जाता था, अब वैसी ही स्थिति जो है उत्पन्न करने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए दर्शकों, बांग्लादेश में अगले साल आम चुनाव है और चुनाव से पहले तारिक रहमान की वापसी कई मायने रखती है। इस चुनाव में बांग्लादेश अवामी लीग को चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे में बीएनपी अगर चुनाव में जीत हासिल करती है तो तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सबके बीच फिलहाल जो बांग्लादेश के हालात है वो डरा देने वाले हैं। खासकर गैर मुसलमानों के लिए जो स्थिति है, हिंदू समुदाय पर बड़े हमले बढ़ रहे हैं, मंदिरों पर पथराव और घरों में आगजनी जैसी घटनाएं हो रही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की जो जिंदगी है अब सुरक्षित है भी या नहीं, और आखिर कब रुकेगी भीड़ के नाम पर होने वाली ये बेरहम हत्याएं। ये सिलसिला कब रुकने वाला है, कब थमने वाला है, इसका सटीक जवाब किसी के पास अभी फिलहाल नहीं है। और यही वजह है कि बांग्लादेश में 13.5 से घटकर 8% से नीचे हिंदू आबादी दर्शकों पहुंच गई है। और इसका जवाब अब किसी के पास नहीं है। किसी को नहीं पता कि डेमोग्राफिक चेंज जो है हिंदुओं की आबादी में क्यों आया है, क्योंकि पिछले 2 साल में अल्पसंख्यकों पर 65 गुना हमले बढ़ गए हैं, 65%। अब चलिए डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की जनसंख्या में जो गिरावट है वो क्या दर्शा रही है, वो किस तरीके से सामने आई है, अब जरा जानकारी आपके सामने हम रख देते हैं। 4 दर्शकों को लेकर के जानकारी मिल रही है। यहाँ पर देखिए, मुस्लिम की आबादी, हिंदू की आबादी 2022 में किस तरीके से थी, 91% के करीब, और वही 8% जो है हिंदुओं की आबादी। 2011 में देखिए कैसा ये सिलसिला था। आप समझिए 1974 से अब 2022 को अगर यहाँ पर कंपेयर करेंगे, पैरेलली अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, डेमोग्राफिक चेंज आपको नजर आएगा। यहाँ पर 1974 में 85.4% जो है मुस्लिम थे और हिंदुओं की आबादी आप देखिए 13.5%। अब वही कंपेयर कर लीजिए 2022 में जो स्थिति है, 91.1% मुस्लिम आबादी थी और वहीं हिंदू की आबादी अब कितनी रह गई है, मात्र 8%, जो कि चिंताजनक है। और साल दर साल जो ये बदलाव हुआ है, आप देखिए पहले 13.5%, फिर 12.1%, फिर 10.5%, फिर 9.3%, 8.5% कब था 2011 में, और 10 साल में महज देखिए 0.5% बदलाव हो गया है। ये 0.5 आपको सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा, लेकिन अगर नंबर्स आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर है। और ऐसे में 1974 की जनगणना के अनुसार उस समय बांग्लादेश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 13.5% थी, यानी कि 13.5% वहां पर हिंदू रह रहे थे, जबकि मुसलमानों की जो संख्या है वो 85% के तकरीबन थी। इसके बाद हर दशक में ये अंतर और बढ़ता गया और गहराता गया, और ये जो खाई है ना हिंदू मुसलमान वाली, ये और ज्यादा बड़ी होती गई। 2022 की जनगणना पर अब आ जाते हैं। जब 2022 की जनगणना तक पहुंचते पहुंचते मुस्लिम आबादी जो है बढ़कर 91% हो गई है दर्शकों, और ये कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े कर रहा है कि हिंदुओं की आबादी इस तरीके से क्यों घट रही है। 8% अब हिंदू रह गए हैं, ये क्या दर्शा रहा है, ये डेमोग्राफिक चेंज क्यों हुआ है। ये पहला मौका था जब देश में हिंदू आबादी का अनुपात 8% से भी कम चला गया। ये तो हम 8% बता रहे हैं, लेकिन ये भी कुछ पॉइंट परसेंटेज है, जो कि अपने आप में दर्शाता है कि ये जो है गहरी साजिश है। ये आंकड़े एक साफ और लगातार दोहराए जाने वाले पैटर्न की ओर इशारा करते हैं। जैसे जैसे बांग्लादेश में मुस्लिम आबादी का अनुपात बढ़ा है, वैसे वैसे हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को लेकर के जानकारी मिल रही है कि उनकी हिस्सेदारी जो है घटती चली गई है, यानी कि उनकी इंपॉर्टेंस, उनको जो प्रायोरिटी मिल रही थी वो घटते चली गई है। फायदा उनको कुछ नहीं मिल रहा है। इस बदलाव के साथ साथ अल्पसंख्यकों पर जो रिपोर्ट आए हैं उनमें साफ तौर पर ये रिपोर्ट में साफ हो जाता है कि हमलों को लेकर, हिंसा को लेकर, लूटपाट को लेकर, उत्पीड़न को लेकर, उनके साथ हो रही बर्बरता को लेकर के जो घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ी है दर्शकों। और यही वजह है कि उनकी स्थिति जो है आज भी चिंताजनक बनी हुई है। जो ढाका की सड़कों पर हो रहा है वो इस वक्त चिंता
गहरी व्यक्त करवाता है लोगों के मनों में, और ये दिखाता है, दर्शाता है कि इस वक्त जो है यूनूस सरकार किस तरीके से एक्सट्रीमिस्ट इस वक्त बन गई है, कट्टरपंथी इस्लाम की तरफ उनका इंक्लिनेशन हो गया है। जनसंख्या में हो रहा है लंबे समय के बदलाव और बढ़ती हिंसा की घटनाएं ये इंडिकेशन दे रही है, संकेत दे रही है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षित और सम्मानजनक अस्तित्व को लेकर गंभीर और व्यापक स्तर पर सोचा जाना जरूरी है, विचार किया जाना जरूरी है। और हिंदू समुदाय के खिलाफ हो रहे अपराधों पर जहां भारत में आक्रोश है, वही बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति क्या है हम देख रहे हैं। भारत में भी तो मुसलमान जो है अल्पसंख्यक है, लेकिन उनकी स्थिति किस तरीके से है वो हम देखते हैं। यहाँ पर किस तरीके से का तवज्जो उन्हें दिया जाता है, और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या सलूक हो रहा है, इस पर बांग्लादेश में रह रहे हिंदू का दर्द भी आपको समझना बेहद जरूरी है। अब चलिए आपके सामने एक और डिटेल दे देते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से लाशों की तरह जी रहे हैं लोग। और देखिए, ये कहा जा रहा है कि हम जिंदा है, लेकिन चलती फिरती लाशों की तरह जी रहा है। अगर किसी को पता चल गया कि मैं कौन हूं तो कल सुबह मेरी आखिरी हो सकती है। अब देखिए, ये दर्द है, हम जिंदा है लेकिन लाशों की तरह जी रहे हैं। ये यहाँ पर जो एक तरह से कहा जाए तो ये सेंटिमेंट है वहां के हिंदू का। लगातार हो रही हत्याओं और आगजनी की घटनाओं ने पूरे बांग्लादेश में डर का माहौल बना दिया है। दर्शकों, मानव अधिकार संगठन ने यहाँ पर देखिए किस तरीके से इसको लेकर के प्रतिक्रिया दिया। 2025 में अब तक हिंसा में 184 लोगों की जान जा चुकी है। अब ये आंकड़ा बहुत डरा देने वाला है। 184 लोग जो है इसकी भेंट चढ़ चुके हैं, इन हिंसाओं की भेंट चढ़ चुके हैं। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा कि अफवाहों या आरोपों के नाम पर हिंसा को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। वो तो कुछ भी कह दे, वो सीधे यही कह देते हैं कि सब अफवाह है। ये इसकी बड़ी वजह क्या है, मेरे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। बड़ा पैनल मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। कर्नल शिवदान सिंह, रक्षा विशेषज्ञ, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर मेरे साथ कनेक्ट है। संजीव श्रीवास्तव सर, विदेश मामलों की जानकार, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ ही साथ इमदादुल्लाह बाबू, पत्रकार, बांग्लादेश से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले बांग्लादेश से जो मेरे मेहमान जुड़े हुए हैं उनका मैं स्वागत करना चाहूंगी। और पहला सवाल आपसे ही, आप अभी, आपकी स्थिति ठीक है, वहां पर हालात क्या है बांग्लादेश में, सबसे पहले बताइएगा। इमदादुल्लाह जी, बांग्लादेश में अभी फेब्रुअरी में, हेलो जी जी जी, आ रही आवाज, बोलिए जी। बांग्लादेश में फरवरी तो इलेक्शन होने वाली है। अभी सब पार्टी इलेक्शन की तरफ मुड़े हुए हैं, झुके हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है जो अवामी लीग सरकार के बाद यहाँ के आदमी सबसे ज्यादा जिसको मतलब कि अपना मैंडेट दिए हैं वो दल है बीएनपी। कल ही बीएनपी के जो मतलब एक्टिंग चेयरमैन है तारिक रहमान, वो बांग्लादेश में आए हैं लंदन से 17 साल बाद। तो उनको वेलकम किया गया यहाँ पे, उनकी पार्टी उनको बहुत अच्छे से वेलकम करी है। बहुत ही आदमी वहाँ पे आए थे। बोला जा रहा है कि 20 लाख, 25 लाख या 30 लाख आदमी भी उनको हो सकते हैं। उनके वेलकम सेरेमोनियल जो मतलब के ढाका में हुआ है उसमें, तो वो लोग अभी आए हैं। तो उनके आने के बाद जो जाहिर सी बात है, जो बातें बता रहे हैं तारिक रहमान को लेकर के, अब रहमान जी वतन वापस आ चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से उनकी जो स्थिति है बांग्लादेश में वो किस तरीके का बदलाव लाते हैं। मेरे साथ मेरे खास मेहमान ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़े हुए हैं, शिवदान सर जुड़े हुए हैं और संजीव सर जुड़े हुए हैं। पहला सवाल संजीव सर आपसे चाहूंगी मैं जानना, ये जो हम देख रहे हैं 17 साल बाद वतन वापसी हुई है तारिक रहमान की, और इस वक्त की स्थिति अगर मैं एनालाइज करूं तो अमेरिकन रिलेशंस भारत के साथ जिस तरीके से है, बांग्लादेश के रिश्ते जिस तरीके से बांग्लादेश के साथ है, अभी हम अगर इस पूरे सिनारियो को एक तरह से एक ग्लोबल लेवल पर, एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से सोचे, तारिक रहमान की वापसी कैसे हेल्प करने वाली है इस पूरे सिनारियो को और ज्यादा बेहतर करने के लिए या थोड़ा मैच्योर करने के लिए इस रिलेशनशिप को? जो वापसी 17 वर्षों के बाद हुई है, ये एक सकारात्मक घटनाक्रम है। और मेरा ऐसा मानना है कि बांग्लादेश में ऐसी सभी जो पार्टीज, ऐसे सभी जो लोग जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं,
और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना चाहते हैं, उन्हें प्रभावी भूमिका में आना चाहिए। क्योंकि जो बांग्लादेश में जो पिछले वर्ष 1 साल से या उससे भी ज़्यादा समय से जिस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें अपने दबदबे को बढ़ा रही हैं और उसमें जो पाकिस्तान का जो डीप स्टेट जिस तरह से संलग्न है, अन्य राष्ट्रों के महाशक्तियों के डीप स्टेट एलिमेंट्स जिस तरीके से उसमें सक्रिय हैं, तो ऐसे में जो बांग्लादेश की जो लोकतंत्र की जो स्थितियों को काफी संकट में डाल दिया गया है, उसको काफी अधर में डाल दिया गया है। और पिछले 1 वर्ष की जो घटनाएं 5 अगस्त 2024 के बाद विशेष रूप से अगर आप देखें तो लगातार जो है वहां पर एक डिग्रेडेशन हुआ है, डेमोक्रेसी की बैकस्लाइडिंग या क्षरण या पतन जो भी लें वो हुआ है। तो ऐसे में और चूंकि शेख हसीना भारत में है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास करने वाली नेता हैं, लेकिन उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा है, वो पार्टी को भी बैन कर दिया गया है। तो ऐसे में जो तारिक रहमान बांग्लादेश के लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है और मेरा ऐसा मानना है कि उनकी वापसी जरूर एक बांग्लादेश के अंदर आने वाले इलेक्शंस में एक सकारात्मक वातावरण ऐसी शक्तियों के पक्ष में बनाएगी कि जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हैं। और इस बात की संभावना भी दिखाई देती है कि अवामी लीग का जो बहुत बड़ा सपोर्ट बेस है, वो चूंकि ऑप्शंस का अभाव है, हालांकि वो चाहे तो इंडिपेंडेंट लड़ सकते हैं, लेकिन जो भी वर्तमान समय में रेडिकल इस्लामिस्ट ताकतों को हादी का नाम भी आया था ना। मैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं अगर ये कंपैरिजन सही ड्रॉ कर रही हूँ सर, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे प्लीज बताइएगा, ये हादी भी तो नाम सामने आया था, वो भी तो लड़ना चाह रहा था, एक बड़े दावेदार के तौर पर वो उभरना चाह रहा था, लेकिन किस तरीके का सलूक उसके साथ किया गया हमने वो भी देखा। अब तारिक रहमान आए हैं, उससे पहले बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में, तो उनके लिए भी तो एक कहा जाए कांटों का पूरा एक सेज जो है वो तैयार रखे कोशिश की जा रही है कि कैसे भी उनको रोका जाए एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ। तो वो क्या आगे करने वाले हैं, उनके पास रास्ते क्या है? देखिए, जैसा कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे रितु जी, ताकि जो बांग्लादेश में आने वाले जो दिन है वो तारिक रहमान के लिए और पूरे बांग्लादेश के लिए काफी चुनौती भरे हो सकते हैं, क्योंकि जो साजिशों का दौर अभी भी जारी है। दीपू चंद्र दास जी की हत्या जिस तरह से हुई है और उस्मान हादी की हत्या जिस तरह से हुई, फिर अमृत मंडल की हत्या, इस तरीके की और भी घटनाएं वहां हो सकती हैं और भी बड़े पैमाने पर वो घटनाएं हो सकती हैं, क्योंकि ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो फोर्सेस हैं वो वहां के समाज को, बांग्लादेश के समाज को अधिक से अधिक रिलीजियस लाइंस पर डिवाइड करना चाहते हैं। एंटी इंडिया रेटोरिक भी जो है रेडिकल्स ये कर रहे हैं और भारत को टारगेट करके वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में मेरा मानना है कि इस तरीके की जो साजिशों का जो दौर है वो आने वाले समय में भी जारी रहेगा और जैसे जैसे इलेक्शंस नजदीक आएंगे, ये जो लगभग जो 50 दिनों का जो समय है या उससे भी कम, वो समय काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। निसंदेह तारिक रहमान का जो आने वाला समय चुनौतीपूर्ण होगा। यदि उनको प्रधानमंत्री का जो पद मिलता है तो वो कांटों भरा ताज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि तारिक रहमान और उनकी जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ही वर्तमान समय में बांग्लादेश के लोगों के लिए सबसे अच्छा विकल्प है और वही उन्हीं के नेतृत्व में बांग्लादेश में जो डेमोक्रेसी को रिस्टोर किया जा सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी ऐसे रिस्पॉन्सिबल लोग बांग्लादेश के हैं वो वर्तमान समय में तारिक रहमान से काफी उम्मीदें भी हैं। कल उन्होंने जो अपने बयान भी दिए हैं उसमें उन्होंने सभी को साथ में लेकर के चलने की बात कही है, चाहे वो मुस्लिम्स हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियंस हो, अन्य कम्युनिटी के लोग हों। और जिस तरीके की उन्होंने अपने एक स्टेट्समैन जैसा जो भाषण दिया है वो एक अच्छा संकेत है कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। यानी कि इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी का मैं समझ पाऊं तो रोल जो है डीप स्टेट्स का है और वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है बांग्लादेश के सिनारियो में। ट्रंप की भी एंट्री हो गई है, लेकिन वो किस लिमिट तक रहती है, क्या उसका असर होता है, ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा, क्योंकि चुनाव भी होने वाले हैं वहाँ पर। क्या होता है वो भी आगे आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। यूके देवनाथ सर, आपसे मेरा सवाल ये कि हम जब देखते हैं डेमोग्राफिक चेंज को लेकर, मैंने एक यहाँ पर आंकड़ा भी दिया दर्शकों को, समझाया कि किस तरीके से डेमोग्राफी चेंज बांग्लादेश की हुई है। वहाँ पर अगर मैं 1974 का जिक्र करूँ, वहाँ पर जो जनगणना हुई 85.5% के तकरीबन वहाँ मुस्लिम्स थे एंड 13.5% हिंदू थे। यह आंकड़ा 2022 आते आते सर महज 7.56% हिंदू रह गया है
और मुस्लिमों की स्थिति आप देखिए 91 से भी ज्यादा बढ़ रही है। पॉइंट परसेंटेजेस कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो है इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ी आबादी आती है, सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है या फिर फेवरेबल लग सकता है कि 0.5% ही तो बदला है, लेकिन वो 0.5% नंबर्स में अगर हम कैलकुलेट करें तो बड़ा नंबर होता है। और हम जो देख रहे हैं सर, हर दिन हिंसा हो रही है, दीपू चंद्र दास हो, अमृत मंडल हो, कोई और अन्य व्यक्ति हो, हिंदुओं के घर की स्थिति हो, उनको जलाया जा रहा है, साथ ही साथ मीडिया हाउसेस को आग के हवाले किया जा रहा है, ये सब जो हो रहा है सर, तो ये पैटर्न क्या बताया जा रहा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो वार्तालाप की शुरुआत अच्छी चीजों से करूंगा। जी। दीपू चंद्र दास के केस में 7 अभियुक्तों को अरेस्ट कर लिया गया है, दर्शाता है कि कानून कुछ हद तक काम कर रहा है। अमृत मंडल के केस में भी मामला ऐसा चल रहा है कि वहाँ के जो एएसपी हैं, जिनका नाम देवव्रता सरकार है, यानी एएसपी हिंदू हैं, उन्होंने भी बयान दिया है कि मामले की छानबीन चल रही है। अभी तक जितनी एएसपी उनका पर्सनल जो बयान है, वो कह रहे हैं कि अमृत मंडल जो है वो वहाँ का नामी ग्रामी हैवी वेट था और शायद उगाही के काम में लिप्त था। वो अपने एक नंबर 2 के साथ, नंबर 2 का नाम भी मुस्लिम है, तो वो उगाही करने गया था जब गांव वालों ने उनको घेर लिया और पीटा।